काय करू फोन सर आएगा ना उधर अब आओला अब आगा निकाल लियो बहन देखो गोगो हो बहन देखा कड़े निकले और देखा पड़ो तुम जाओ ना। हेलो 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 सर। हाँ गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज? हेलो अशोक हेलो आगे सर आवाज ठीक। अच्छा अपना कल जो टॉपिक है इसके बाद 11th की है बस। हाँ हम्म 9:50 से है ना 9:40 से 9:40 सर 8:50 से हाँ हाँ देखो अपना कल अपना हाँ आज क्या है थोड़ी सी इसमें कंप्यूटर में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी तो इसमें लाइट नहीं आ रही थी, चालू नहीं हुआ ये। सर वो नहीं है लक्ष्मण हैं वो लक्कन उनको फोन कर दूं? आज कौन कौन है कनेक्ट इसमें? एक अशोक के अलावा और कोई नहीं दिख रहा। हाँ सर मैं उनको फोन कर दूं? हैं फोन कर दूं उनको, मैं कॉल कर दूं रुक जाओ। नहीं उनको सबको एक बार बोल देना, आज एक बार फोन करवा देता हूँ फिर मैं, क्योंकि सबसे होना जरूरी है। तो अपना क्या है फिर रेगुलर क्लास अपनी क्या है ढंग से स्टार्ट हो जाए फिर ये। हाँ सर हाँ ठीक है। कल जो मैंने टॉपिक बताया था तो अब उसमें तो ज्यादा टाइम ऐसे रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज बता देता हूँ क्योंकि वो लाइट की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। कि पी&एल अकाउंट मैंने बताया था और लगभग आधा सा बताया था, उसके बाद में अपन डिस्कनेक्ट हो गए थे। यस हाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जब भी बनाया जाता है वो हम डेट डाल देते हैं और फॉर्मेट आपके वही है, ट्रेडिंग और पी&एल का एक जैसा ही होता है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ ऐसा कर रहा है वो कैसा ये आपके इधर पर्टिकुलर्स अमाउंट फिर आपके पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये सीआर आपके ये डीआर, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इसमें हम क्या दिखाते हैं? सबसे पहले इससे पहले हमने क्या बनाया था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पर हमारे को यह मालूम चल जाता है कि फर्म को लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था। उसको हम या तो ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं या ग्रोस लॉस बोलते हैं। अगर ग्रोस प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम पी&एल अकाउंट में कहां दिखाएंगे? सीआर साइड में, ग्रोस प्रॉफिट। अगर ग्रोस प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले उसको पी&एल में सीआर साइड में दिखाते हैं और अगर लॉस हुआ है तो उसको हम दिखाते हैं डीआर साइड। एक ही चीज होती है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों चीजें तो हो ही नहीं सकती है। तो दोनों में से जो भी चीज है उसको हम दिखा देंगे। प्रॉफिट है ग्रोस प्रॉफिट यानी कि सकल लाभ, तो उसको हम दिखाते हैं सीआर साइड में, और लॉस हुआ है हानि हुई है तो उसको हम दिखाते हैं डीआर साइड में, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं? इसके सीआर साइड में उन मदों को दिखाते हैं जो फर्म के लिए इनकम है। फर्म को जितनी भी इनकम प्राप्त होती है
उस इनकम को हम इसमें दिखाते हैं सीआर साइड में। जैसे ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, यानी कि कुछ भी इनकम, ब्याज, किराया, कमीशन, लाभांश, कोई भी इनकम जो प्राप्त होती है, रिसीव करते हैं, उन सबको हम इसमें कहां दिखाते हैं? सीआर साइड। ठीक है, इनकम जितनी भी होती है, लेकिन जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को हम इसमें कहां दिखाते हैं? डीआर साइड में। अब खर्चे हैं बहुत सारे होते हैं, ऑफिस से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो हम दिखा देते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। कार्यालय से संबंधित, व्यापार का जो ऑफिस है, व्यापार में कर्मचारियों को सैलरी देते हैं, वेतन देते हैं, तो उसको भी हम इसमें डीआर साइड में दिखा देंगे। बिल्डिंग का किराया अगर हम देते हैं तो उसको भी हम इसके डीआर साइड में दिखा देंगे। ऑफिस में और भी कई खर्चे होते हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसको भी हम डीआर साइड में दिखा देंगे। इसके अलावा माल की बिक्री से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, ये माल की बिक्री करने के लिए किया जाता है। सेलिंग एक्सपेंसेस है, विक्रय व्यय, वेतन, ठीक है, सैलरी हमने दिखाई दी। इसके अलावा आपके सेल्समैन का कमीशन है, वो भी, ये सब हम इसमें दिखाते हैं। और भी खर्चे होते हैं इसमें। इसमें क्या है, खर्चे पी&एल अकाउंट में सबसे ज्यादा खर्चे होते हैं जो हम इसमें पी&एल के डीआर साइड में दिखाते हैं। मतलब ऐसे खर्चे जिनको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया था, वो सारे खर्चे इसमें डीआर साइड में दिखाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे दिखाते हैं वो होते हैं प्रत्यक्ष व्यय, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बाकी जो खर्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उनको हम इसमें कहां दिखाते हैं? डीआर साइड में। जैसे आपके एक होता है ऑडिट एक्सपेंसेस, अंकेक्षण व्यय। देखो, इसमें लेखा पुस्तकों की वगैरह जांच वगैरह करवाई जाती है, और जांच वगैरह करवाने के बदले हम जो शुल्क वगैरह देते हैं उसको हम बोलते हैं ऑडिट एक्सपेंसेस, अंकेक्षण व्यय। तो वो भी हम इसमें दिखा देंगे। माल की पैकिंग का कोई खर्चा, पैकिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा हमने कोई खर्चे का भुगतान किया है, जैसे ये ब्याज, किराया, कमीशन प्राप्त करते हैं, उसको तो हम कहां दिखाते हैं? सीआर साइड में। लेकिन अगर हमने भुगतान किया है तो उसको हम दिखा देंगे डीआर साइड में। जैसे इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, ऐसा कोई सा भी खर्चा है वो सब हम इसमें दिखाते हैं डीआर साइड में। तो आपके जो बुक थी 11th की, उसके अंदर आपके पी&एल का फॉर्मेट था, मैंने कल बताया था, उसको एक बार देख लेना, याद कर लेना कि उसके अंदर कौन कौन सी मदें आती है। और मैंने कॉपी के अंदर मदें लिखवाई थी आपको, उसको एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि ये एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर 12th का तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, स्थायी संपत्तियां जितनी भी होती है, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, उनके मूल्य में जो कमी आ जाती है लगातार उपयोग में लेने के कारण या काम में लेने के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो उसको भी हम इसमें कहां दिखा देंगे? डीआर साइड में दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे आपके ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो खर्चे हैं जिनको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया था, उन सबको हम पी&एल अकाउंट में दिखाते हैं डीआर साइड में, और इनकम जितनी भी होती है उसको हम दिखाते हैं सीआर साइड में, प्राप्त किया है तो। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? टोटल लगाते हैं। अब टोटल क्या है, किस रफ में टोटल लगा के देख लो किस साइड का ज्यादा है, क्योंकि टोटल आपके सीआर साइड का भी ज्यादा आ सकता है और डीआर साइड का भी ज्यादा आ सकता है।
अगर सीआर साइड का टोटल ज्यादा है, सीआर साइड का टोटल लगा लेंगे, जैसे सीआर साइड का टोटल मान लो आ रहा है 1,50,000 और डीआर साइड का टोटल आ रहा है 1,40,000। उस 1,40,000 को नहीं लिखेंगे, रफ में टोटल लगा लेंगे और उस 1,40,000 को हम क्या करेंगे, इसमें से 1,50,000 में से लेस कर देंगे। अंतर की जो राशि है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, यानी कि शुद्ध लाभ। ये शुद्ध लाभ तभी होता है जब सीआर साइड का टोटल ज्यादा होता है, तो इसके टोटल में से घटा देंगे। तो अंतर की राशि, जैसे मैंने बताया कि इसका टोटल है, आपके डीआर साइड का टोटल है 1,40,000 था और सीआर साइड का टोटल ज्यादा है, जिसका टोटल ज्यादा होता है पहले वो लिख देंगे और उसमें से 1,40,000 घटाया तो नेट प्रॉफिट आपके कितना आ गया, 10,000। तो 10,000 नेट प्रॉफिट यहां पर लिख देंगे। लिखने के बाद में अब इसका टोटल भी कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा ये पी एंड एल अकाउंट बनता है। तो ये ट्रेडिंग और पी एंड एल अधिकतर एक साथ ही बनाया जाता है। बड़ा क्वेश्चन होता है तो दोनों के अंदर एक साथ ही बनता है, अलग अलग नहीं बनाए जाते। अलग अलग तो कोई छोटा क्वेश्चन होता है उसके अंदर अलग अलग पूछे जाते हैं ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट, अन्यथा दोनों को एक साथ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। मदे और भी है, इसमें बहुत सारी है जिनको मैंने आपकी कॉपी में लिखवा दिया था और आपके बुक में जैसे दे रखी है, तो उनको थोड़ा सा याद कर लेना। और फिर भी उसमें किसी मद के बारे में कंफ्यूजन है तो मेरे से एक बार पूछ लेना कि ये मद, इसका मतलब क्या होता है। तो मेरे से जैसे अगली नेक्स्ट क्लास होती है उसके अंदर तुम ये पूछ लेना। ठीक है, तो ये तो था अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट। तो मैं बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि बैलेंस शीट के अंदर हम क्या क्या दिखाते हैं। देखो इसमें जो बैलेंस शीट है आपके, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, एक तो ध्यान रखना है। बैलेंस शीट जो होती है उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, और उसमें क्या है, टू और बाई का इस्तेमाल नहीं होता है। एक बैलेंस शीट ऐसी होती है जिसके अंदर टू और बाई का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं उन सबके अंदर टू और बाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अपनी 9:40 तक ले लेंगे क्लास अपनी। हाँ सर ठीक है। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें आपके इसमें बाई साइड में यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर आपके होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व। और इधर होती है आपके एसेट्स। एसेट्स का मतलब संपत्ति। और ऊपर हम लिख देंगे बैलेंस शीट, वही फॉर द ईयर एंडिंग या एज ऑन, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो बैलेंस शीट को हमेशा अलग से दिखाया जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी टू और बाई का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे और खातों में होता है, इसमें नहीं लिखना है। डेबिट और क्रेडिट भी नहीं लिखा जाता है इसमें, ये ध्यान रखना। डेबिट क्रेडिट इसमें नहीं होता है तो सर किस में लिखते हैं ना। सर, किस में लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट? हाँ, इसमें नहीं आएगा कभी भी, और सब में इसमें आता नहीं है। आएगा। हाँ, इसमें नहीं आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है कभी भी, और टू और बाई का इस्तेमाल भी इसमें नहीं होता है। अच्छा, इसमें जो मदें आती है इनको वैसे दिखाने के दो क्रम होते हैं। मैंने दो क्रम बताए थे, एक तो तरलता क्रम और एक स्थायित्व क्रम। तो मैं एक क्रम बता देता हूं तुम्हारे को, तरलता क्रम। तरलता जो क्रम है, लिक्विडिटी ऑर्डर, एसेट्स पक्ष में, इसमें एक होता है आपके कैश इन हैंड, एक होता है आपके कैश एट बैंक,
कैश इन हैंड का मतलब होता है हमारे पास में रोकड़ कितनी मौजूद है, हमारे हाथ में रोकड़ कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश इन हैंड, हस्तस्थ रोकड़ हमारे पास, यानी कि व्यापार में जितना कैश मौजूद है उसको हम कैश इन हैंड के नाम से दिखाते हैं, और बैंक में पैसा कितना जमा है उसको कैश एट बैंक के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक होता है आपके बीआर, पूरा नाम है इसका बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ये हमारे जो देनदार होते हैं उन देनदारों के ऊपर हम क्या बिल लिखते हैं पेमेंट के लिए, जिनको उधार माल बेचा है उनको हम क्या बोलते हैं, देनदार। जैसे किसी देनदार है उसमें हम 50,000 मांगते हैं, हमने उस पर बिल लिख दिया 2 महीने का, 2 महीने का बिल का मतलब है कि वो 2 महीने के बाद में हमारे को पेमेंट करेगा, तो वो पैसा हमारे को 2 महीने के बाद में प्राप्त होगा और बिल का है, इसलिए उसको बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं उसको बीआर। तो ये हम इसमें दिखाते हैं एसेट्स पक्ष में। डेटर्स यानी कि देनदार, जिनको हमने उधार माल बेचा है वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं, तो डेटर्स को हम इसमें दिखा देंगे सीआर साइड में। ठीक है, और डेटर्स के अलावा अब इसमें हम क्या करते हैं, एक होता है बीच में आपके मद आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग, कि हमने अगर व्यापार के अलावा अन्य किसी काम में पैसा लगाया है अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को भी हम इसमें कहां दिखा देंगे, सीआर साइड में। ठीक है, ये जो ऊपर की जो मदें मैंने बताई थी, ये 4 मदें, इनको बोलते हैं चालू संपत्तियां, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर और डेटर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, चालू संपत्तियां। ये बीच में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये चालू संपत्तियों में भी होता है और स्थायी संपत्तियों में भी होता है, 2 रूप में होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों में होता है, इसलिए हमेशा इसको बीच में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें आवाज आ रही है अपनी? यस सर। हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसी को कंप्लीट कर देता हूं पहले, और कल से अपना वो सही टाइम पर अपनी क्लास चालू हो जाएगी, क्योंकि अपनी फिर 11th का भी टाइम हो गया है। इन्वेस्टमेंट के बाद में हमने इसमें स्थायी संपत्तियां जैसे प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इसके अलावा आपके बिल्डिंग, ये स्थायी संपत्तियां जो व्यापार में लंबे टाइम तक काम आती है। ठीक है, फर्नीचर, इसके अलावा कुछ संपत्तियां और होती है जैसे गुडविल, कल इनके बारे में मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ये गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये सब स्थायी संपत्तियां, ये हम एसेट्स में दिखाते हैं। इसके बाद में लायबिलिटीज में हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स। सर हाँ सर, ये बताओ ये मीनिंग क्या है? कौन सी चीज? ये मीनिंग कौन सी मीनिंग बोले जी? ये गुडविल, पेटेंट, हाँ ये मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी 11th की क्लास चालू हो जाएगी, तो अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, अभी मैं नाम लिख रहा हूं कि इनको देख लेना, कल इनके बारे में बता दूंगा ये। ठीक है, कल जो नेक्स्ट क्लास होगी इनके अंदर ही इनके बारे में बताऊंगा मैं सबसे पहले, कि ये गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट क्या होती है। इधर इसमें लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, लेनदार, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है। बीपी, बिल्स पेएबल, हमारे जो लेनदार होते हैं वो हमारे पर बिल लिखते हैं, हम उनको बिल का पेमेंट करेंगे तो वो कहलाता है बीपी, हम बिल का पेमेंट करेंगे, दायित्व है हमारे लिए। एक होता है आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था, बैंक से लोन होता है अल्पकालीन। और इसके बाद में आता है इसमें कैपिटल, पूंजी जो व्यापार में लगाई है। अब कैपिटल पहले इसमें यहां अंदर लिखेंगे, और कैपिटल में हम क्या करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है, शुद्ध लाभ हुआ है तो जोड़ देंगे, और लॉस हुआ है तो उसको हम घटा देंगे। ड्राविंग्स है, उस ड्राविंग्स को भी हम लेस कर देंगे। एक इनकम टैक्स होता है, उस इनकम टैक्स को भी हम लेस कर देंगे अगर है तो।
इसके बाद में जो अमाउंट आएगा उसको हम इसमें दिखा देंगे। अब बैलेंस शीट का जो टोटल है आपके बराबर आएगा। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर आता है। अगर इसका टोटल बराबर नहीं आता है तो ये समझ लो कि हमारे से कहीं ना कहीं गलती हुई हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट है, इसको एक बार फिर से अपनी बुक के अंदर देख लेना। और ये जो मदे मैंने बताई थी, नहीं बताई थी, ये गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनके बारे में थोड़ा सा मैं कल बता दूंगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब स्थायी संपत्तियां कहलाती है। यहां से प्लांट एंड मशीनरी से लेकर के यहां तक जो लंबे समय तक व्यापार में काम आती है, ये स्थायी संपत्तियां कहलाती है। और ये कहलाती है चालू संपत्तियां, मतलब जिनकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष तक की होती है, वो चालू संपत्तियां यानी कि करंट एसेट्स कहलाती है। ठीक है, और लायबिलिटीज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीनों में से कोई सी भी मद पहले लिख सकते हैं। ठीक है, और बाद में कैपिटल आएगा। कैपिटल में नेट प्रॉफिट हम जोड़ देंगे, लॉस हुआ है तो घटा देंगे, एक ही चीज होती है। ड्राविंग्स होता है, ड्राविंग्स होता है उसको लेस कर देंगे, इनकम टैक्स है उसको भी लेस कर देंगे अगर प्रश्न में दे रखा है तो। और ये मद जो ऊपर दे रखी है, ये कैश और बैंक, इन दोनों में से कोई सी भी मद पहले लिख दो, और बीआर, डेटर्स, इन दोनों में से कोई सी भी मद लिख सकते हो इनके बाद में। और ये प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इनमें से कोई सी भी मद लिख सकते हो, तीनों में से, ये बीच के अंदर यहां पर। और ये नीचे वाली है, इनमें से कोई सी भी लिख सकते हो पहले, एक क्रम नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये बैलेंस शीट होती है जिसमें आपके इसका टोटल है वो आपके बराबर आता है। ठीक है, तो कल मैं आपको एक बार इन मदों के बारे में बताऊंगा। और ये बाकी जो अपने स्टूडेंट है उनको सबको बोल देना कि सारे के सारे कनेक्ट रहे, तो अपनी क्लास से रेगुलर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा बता करके फिर आपके 12th का स्टार्ट कराऊंगा। वो एडजस्टमेंट बताना है, हाँ, एडजस्टमेंट के बगैर आपके समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो अगले फिर बोल दूंगा मैं सर। हाँ, तो कल अपनी फिर नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर मैं बताऊंगा। तो अपना 2-3 दिन ये बता करके फिर अपना 12th का स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके सर।